यूरोप के प्रसिद्ध देश स्पेन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक आश्चर्यजनक नदी बहती है, जो प्राचीन मिनास डे खनन क्षेत्र के नव शहर से 3 किलोमीटर उत्तर में मौजूद पेना दे हिएरो पहाड़ियों के पास जन्म लेती है। इस विचित्र नदी का पानी बहते खून की तरह लाल है, जो इसे देखने वालों को विस्मित कर देता है। इसी खूनी लाल रंग के पानी की वजह से इस नदी को रियो टिंटो यानी लाल नदी कहा जाता है। आमतौर पर यह नदी दक्षिण से पश्चिम में बहती है और अंत में स्पेन के प्रसिद्ध ह्यूएल्वा शहर के पास ओडियल नदी में मिलकर आगे कैडिस की खाड़ी तक पहुंचकर समाप्त होती है। रियो टिंटो के पानी को मिला हुआ विलक्षण लाल रंग इसकी रहस्यमय रासायनिक बनावट के कारण इसे प्राप्त हुआ है, जिसे समझने के लिए आज भी शोध कार्य शुरू है। ये नदी बेहद अम्लीय है, इसमें एसिड का स्तर pH 2 लेवल पर है और इसमें लोहे और अन्य भारी धातुओं का स्तर भी बहुत अधिक मात्रा में है। यह विस्मयकारी नदी लगभग 100 किलोमीटर यानी 62 मील लंबी है और इबेरियन पाइराइट बेल्ट के भीतर स्थित है। इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अयस्क और सल्फाइड जमा है। पिछले 5000 वर्षों से ज्यादा का अयस्क खनन का इतिहास रहा है, जिसमें तांबा, चांदी, सोना और अन्य खनिज शामिल हैं। अपने उगम से लेकर आगे 20 किलोमीटर तक नदी के किनारे से अब तक भरपूर अयस्क खनन निकाले गए हैं। इस खनन के संभावित परिणाम के रूप में रियो टिंटो का पानी बहुत अम्लीय हो जाना भी स्वाभाविक है। ये नदी अपने उगम स्थान से आगे लगभग 50 किलोमीटर की लंबाई तक अपना खूनी लाल रंग बनाए रखती है, मगर जब यह अपना 50 किलोमीटर का प्रवास पूर्ण कर लेती है, तब इस नदी के पानी को लाल बनाने वाला अनोखा रसायन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जिस स्थान से इस नदी के रंग और रसायन में मुख्य परिवर्तन होता है, वो क्षेत्र दक्षिणी स्पेन के नेबेला नामक शहर के पास है। नेबेला शहर रियो टिंटो के उगम से लगभग 70 किलोमीटर के बाद स्थित है और यहीं से नदी के रसायन विज्ञान में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू हो जाता है। यहाँ से रियो टिंटो खुद को अन्य जलधाराओं के साथ मिश्रित करती जाती है। यहीं से इस नदी के जहरीले पानी की जीवनदायी जल स्वरूप में परिवर्तित होने की शुरुआत हो जाती है। प्रकृति के इस अद्भुत चमत्कार को असंख्य वैज्ञानिक आज भी समझने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर कैसे इतनी अम्लीय और जहरीली नदी अपने मुहाने तक आते आते पूर्ण रूप से जीवनदायिनी बन जाती है। वैज्ञानिक आज भी इस बात को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि इस नदी के खूनी लाल रंग के जल की वजह प्राकृतिक है या इसके उगम क्षेत्र में प्राचीन काल से होते आ रही खनन गतिविधियां इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे ज्ञात इतिहास के हिसाब से भी इसे लाल नदी के रूप में ही उल्लेखित किया गया है। इस नदी के प्रारंभिक हिस्सों को प्राचीन काल में लेक्सिया, इबेरस और यूरियम जैसे नामों से जाना जाता था। यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि मिनास डे खनन प्रदेश और रियो टिंटो नदी के प्रारंभिक घाटों वाले क्षेत्र में पिछले 5000 से भी अधिक वर्षों से खनन गतिविधियां चलती आई है। टार्टसन, इबेरियन, रोमन, विसिगोथ, मूर और कैस्टिलियन जैसी कई सत्ताओं ने इस भूमि के अयस्कों का खनन, दोहन व व्यापार किया है। इनके बाद अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार हासिल कर लिया और यहाँ से निकाले गए खनिजों का विपणन जारी रखा। इसी वजह से खदानों से निकलने वाला एसिडिक सॉइल और अन्य घटक इस प्रदेश को गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं की ओर ले जाता है। रियो टिंटो के पानी का गहरा लाल रंग पानी में घुले लोहे और सल्फर के योगदान से भी है। इस पानी में मौजूद एसिड भारी धातुओं को भी पानी में घोल देता है। ये स्पष्ट नहीं है कि कितना एसिड का ड्रेनेज प्राकृतिक प्रक्रियाओं से आया है और कितना खनन से आया है, मगर नदी में जल प्रदूषण को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताएं उपज रही हैं। इस नदी के शुरुआती और मध्य घाटियों में पानी अत्यधिक जहरीला है और पशु, पक्षी या जलचरों के जीवन का पोषण करने के लिए अनुपयोगी है। इसलिए इन पानी में न तो मछलियां हैं और न ही कोई अन्य जलचर पाए जाते हैं। पक्षी भी पानी पीने के लिए इस नदी पर नहीं उतरते हैं। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे मारे जाएंगे। इस अनोखी मगर बेहद जहरीली जलीय रचना में सिर्फ कुछ विशेष प्रकार के एल्गी और बैक्टीरिया ही जीवित रह सकते हैं। प्राचीन समय में इस नदी के पानी का उपयोग युद्ध बंदियों को सजा देने में भी किया जाता था। इस पानी की धाराओं में कैदियों को बांधकर रख दिया जाता था या उनको इसे पीने पर मजबूर किया जाता था। और भी कई तरीकों से बेहद क्रूर सजाएं देने के लिए इस नदी और इसके जलकुंडों का इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से इस नदी को बेहद शापित और भूतिया माना जाता है। धारणा है कि इस नदी के घाटों में आज भी उन अभागे मृत बंदियों की आत्माएं भटकती रहती है। रियो टिंटो नदी का खूनी लाल रंग खनिजों के प्राकृतिक जैवीय अपघटन के कारण भी है। ऐसा पानी जिसमें कई भारी धातु और सल्फाइड होते हैं, तो उसमें ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया द्वारा कुछ खास तरह के सूक्ष्म जीव पोषण व प्रजनन करते हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया कई बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का जीवन आधार होती है। ये जीव इन धातुओं और सल्फस घटकों को ऑक्सीडाइजेशन प्रक्रिया से चयापचय करते हैं।
और इस कारण ही इस चरम जीव विज्ञान का अध्ययन करने के लिए नासा के वैज्ञानिक भी अक्सर रियो टिंटो नदी के घाटियों, खदानों और जलकुंडों का दौरा करते रहते हैं। उनकी यह कुतूहलता मंगल जैसे अन्य ग्रहों के साथ इस क्षेत्र की उच्च समानता के कारण पैदा हुई है। उन्हें लगता है कि इस तरह के जीवन की समान संभावनाएं अन्य ग्रहों पर भी पाई जा सकती है और इससे उन्हें पृथ्वी के बाहर के जीवन की कल्पना करने में बेहद मदद मिलेगी। सल्फर यानी गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण इस खूनी लाल नदी के जल से संचेषित चट्टानों में भी गेरुआ और गहरा नारंगी रंग दिखाई देता है। इन रंगों को हटाना नामुमकिन है। यदि आप इस जल में कोई धातु की वस्तु जैसे अंगूठी या कंगन डाल दें, तो यह उनका जल्द विघटन करके अंत कर देगा। अगर यह पानी आपके कपड़ों पर लग जाए तब आप कुछ नहीं कर सकते, इसके लाल दाग कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर आप रियो टिंटो के पानी को छूते हैं तो सावधान रहें और कभी भी अपनी आंखों को या किसी भी नाजुक अंगों को अपने हाथों से न छुएं। ये लाल अम्लीय पानी आपकी त्वचा और नाजुक अंगों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ये मानव उपयोग के लिए भी हानिकारक है। रियो टिंटो नदी आमतौर पर बेहद अम्लीय और विषैली है, लेकिन जब यह नदी सैन हुआन डेल पुएर्टो शहर के नजदीक से बहकर ओडिएल नदी में शामिल होने के लिए ह्यूएल्वा की खाड़ी तक पहुंचती है, तो इसमें आश्चर्यजनक रूप से संपूर्ण जीवनदायी गुण प्रकट हो जाते हैं। इसका उदाहरण यह है कि रियो टिंटो और ओडिएल नदी के संगम क्षेत्र के दलदल में राजहंस, बगुले और कई अन्य विलक्षण पक्षी प्रजातियां और अनेक जलचर जीव स्थानीय लोगों और आगंतुकों को देखने को मिलते हैं। शायद इस समुद्री तटीय मुहाने का नमक युक्त पानी इस नदी के सभी नकारात्मक प्रभावों को बेअसर कर देता है। इसलिए ह्यूएल्वा और पुंटा उम्ब्रिया के बीच का ये क्षेत्र महान पर्यावरणीय जीव मूल्य का एक अद्भुत प्राकृतिक भंडार है। जब 1873 में रियो टिंटो कंपनी लिमिटेड द्वारा ये खदानें खरीदी गई, तो इसके स्थानीय स्पेनी राज्य को 90 मिलियन पेसेटा यानी आज के लगभग 6 लाख यूरो का भुगतान प्राप्त हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत से पहले इस ब्रिटिश कंपनी का मुनाफा 50 मिलियन यूरो से अधिक का था। निस्संदेह उनके लिए यह एक अच्छा सौदा था। जबकि स्थानीय स्पेनी राज्य की बात करें तो उनके लिए अपने पहले गणराज्य को इसने आंशिक दिवालियापन से बचने में मदद की थी। रियो टिंटो के उगम स्थान के प्राकृतिक खनिजों से भरपूर खनन क्षेत्र का कितना महत्व था, इसे आप इसी से समझ सकते हैं कि स्पेन में पहली रेलवे लाइनों में से एक रियो टिंटो खनन क्षेत्रों के लिए ही बनाई गई थी। तब ये रियो टिंटो कंपनी लिमिटेड की निजी रेलवे सेवाएं थी, जो इस कंपनी के अनन्य उपयोग के लिए ही आरक्षित थी। इस रेलवे योजना का उद्देश्य रियो टिंटो क्षेत्र में प्राप्त खनिज अयस्क को परिवहन करने और अधिकारियों के प्रवास के लिए ही था। यहाँ से खनन अयस्क मालगाड़ियों में लोड किया जाता था और हुएल्वा के तट से दुनिया के अन्य देशों में जहाजों द्वारा शिप किया जाता था। रेलवे के इस प्रारंभिक युग के अनन्य उपकरणों को आज भी हम रियो टिंटो खनन संग्रहालय आंदालुसिया में देखने जा सकते हैं। अगर आप स्पेन जाएं, तो इस अद्भुत लाल नदी और प्राचीन खनन क्षेत्रों को जरूर भेज दें। यह उन आवश्यक यात्राओं में से एक है जिसे दक्षिण पश्चिमी स्पेन के क्षेत्र में किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र के माइनिंग पार्क की यात्रा की टिकट्स इनकी वेबसाइट या रियो टिंटो माइनिंग म्यूजियम, जो मिनास डे रियो टिंटो ह्यूएल्वा शहर में स्थित है, खरीदे जा सकते हैं। Check the mic and make sure it sound right, boys.